हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उड़ान सीरीज चल रही है और इस रो में हमने काफी सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट भी किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं तो वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से क्वेश्चन लिए गए हैं कि जिससे अपना पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो सके। मतलब जिस भी तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, राइट, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां पर कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस सीरीज की हेल्प से जिस भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली वहां से बहुत अच्छा आउटपुट हम ले सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छी सी गति, एक अच्छा सा मोशन हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, तो चलो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक से, है ना, कितने परसेंटेज में क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। मतलब किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस से ज्यादा पूछे गए, कौन से टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो कम पूछे गए, है ना। तो उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो जैसे कि जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वर्क एनर्जी पावर, ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, वर्क डन से हम स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पोर्शन से, इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, है ना, तो इससे अच्छा खासा इसका परसेंटेज है, अच्छा खासा पोर्शन है। मतलब ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, 32.25%। तो अच्छा खासा इसका वेटेज है। राइट, उसके बाद अगर हम देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा जाता है, इसके काफी सारी एप्लीकेशंस हम देखते हैं। ठीक है, तो उससे भी अगर हम देखें तो यहां से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पूछे गए हैं। राइट, तो दोनों को मिलाकर के अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60% तो यहीं से अपना कवर हो जाता है। मतलब पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो 60% ऑफ क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, एक तो वर्क डन बाय कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स एंड द अदर वन इज द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। राइट, उसके आगे अगर हम देखें तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एंड द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। राइट, तो इससे अगर हम देखें तो यहां से 6.45 तो थोड़ा कम है ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े कम पूछे जा रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो अराउंड 8% इससे जो है वो वेटेज रह रहा है। और फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो पावर से भी राउंड फिगर में अगर हम बोले तो ऑलमोस्ट 19 या 20% के आसपास अगर हम देखें तो पावर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो इस चैप्टर में ये हमने ओवरव्यू लिया है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस है, कहां से थोड़े कम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स एंड दी वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, क्या उनके पीछे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो यहां है अपना पहला क्वेश्चन। क्या इसमें देखो पूछा जा रहा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा r स्क्वायर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये जो फोर्स है बेसिकली रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, अल्फा r स्क्वायर। ओके, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, तो वो हमसे पूछा हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी को हमें जीरो कंसीडर करना है फॉर स्मॉल r इज इक्वल टू जीरो। तो एक रेफरेंस की हमें जरूरत होती है कि कहां हम जीरो कंसीडर करें, तो स्मॉल r इक्वल टू जीरो पर ये हमें क्या कंसीडर करना है, इसको जीरो हमें कंसीडर करना है। ऑलराइट, ठीक बात है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर चाहिए, तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हमें चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो वो हम लिखते हैं mv स्क्वायर डिवाइड बाई r, है ना। r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। v कितनी स्पीड से, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो कितनी स्पीड से वो उस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, m उसका मास हो गया। और ये जो फोर्स है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इट इज प्रोवाइडिंग बाई अल्फा r स्क्वायर। ओके, तो यहां से mv स्क्वायर का वैल्यू देखो हमने लिख लिया। यहां से अगर हम बात करें तो mv स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दिस इज अल्फा r क्यूब। राइट,
और अगर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें मिल गया कि किसी भी इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया है, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी और निकालना रहेगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मैकेनिकल एनर्जी यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो पहले इसे लिख लेते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज हाफ ऑफ अल्फा आर क्यूब, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, तो हम जानते हैं कि हम अगर मान लो कि फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स अगर हमारे पास है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो देखो यहां पर फोर्स अगर मान लो कि हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ du बाई डी आर, राइट। तो अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। ये कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस की बात हो रही है ना। पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो R इक्वल टू 0 पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कितना कंसीडर करना है, तो डेल्टा U इज UF माइनस UI, ठीक है। दिस इज UF माइनस UI, द इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है। फोर्स वेक्टर का देखो डायरेक्शन उन्होंने मेंशन किया है ना, कि ये जो फोर्स लगता है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर हम आर वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर किधर है, आर वेक्टर है सेंटर से दूर, राइट, आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इस फोर्स की बात करें तो यह है इनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर डॉट प्रोडक्ट है तो cos 180 आएगा दोनों के बीच का एंगल, तो यहां पर एक माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। सो दिस इज माइनस, और यहां पर लिखेंगे फोर्स की जगह अल्फा आर स्क्वायर, और यहां पर लिख लेंगे हम डी आर, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली R इज इक्वल टू 0, और फिर R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली हमें 0 ले लेना है R इक्वल टू 0 पर, क्योंकि मेंशन किया गया है ना, रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जो UF है ना, UF, या सिंपली उसको हम U लिख सकते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट R डिस्टेंस, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा आर क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो इट इज अल्फा आर क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का जो सम होगा वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वही हमें प्रोवाइड करेगा द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें द मैकेनिकल एनर्जी, देन इट इज इक्वल टू, है ना, यहां पर ये अल्फा आर क्यूब तो हमने कॉमन ले लिया, एंड दिस इज 1/2 प्लस 1/3। सो आंसर इज 6 एलसीएम में तो 5/6 आ जाएगा। सो 5/6 अल्फा आर क्यूब, ठीक है। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन देखो फिर से पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फोर्स को mv स्क्वायर बराबर आर के mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर के इक्वल पुट करके सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी या स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो वो हम कर सकते हैं, और किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हम ध्यान में रखेंगे। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा किस तरीके का है। तो हमें एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, और देखो क्या लिखा गया है, अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम having initial kinetic energy 90 joule is shot inside a long swimming pool as shown in the figure. तो this is the swimming pool, ठीक है, वाटर पूल, और इसमें एक बुलेट फायर किया गया जिसका मास हमें गिवन है, उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है ये भी हमें गिवन है, और फिर हमसे क्या बोला गया है आगे, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू 40 जूल, है ना। तो जब वो पूल में आगे जाती है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है विद इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद काइनेटिक एनर्जी 90 जूल से कितना रह जाता है, 40 जूल। द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल सो बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट इज, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो भाई कितना मिनिमम इसका लेंथ होना चाहिए, इसका विड्थ होना चाहिए जिससे कि ये कंप्लीटली रेस्ट पर आ जाए, और 1 सेकंड में 90 से 40 जूल इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, ऐसा हमसे यहां पर बोला गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना रहेगा।
तो अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हमें दिया हुआ है तो मास भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अच्छा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही है ना, क्योंकि जो पूल में वाटर है, ठीक है, तो वो वाटर की वजह से जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा, ठीक है, वो बेसिकली अपोज कर रहा है, तो उसकी वजह से स्पीड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट। अब वो जो फोर्स ऑफर कर रहा है, दैट रेजिस्टेंस फोर्स, उसको हमें कैसा लेकर के चलना है, उसे हमें कांस्टेंट लेकर के चलना है यहां पर। तो चलो हम यहां पर उसी अप्रोच के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा इनिशियल स्पीड कितना है ना, तो उसको हम यू से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें हाफ एम यू स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट इज इक्वल टू 90 जूल, है ना, ये 90 जूल के बराबर है। तो बताओ यहां से क्या हम U कैलकुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली यहां से हम U निकाल पाएंगे। सो 90 और इंटू 2 और डिवाइड में हम करेंगे मास विच इज 200 ग्राम, यानी कि 10⁻³ हमें और करना पड़ेगा, और फिर इसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट। सो यहां से हमें इनिशियल स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये 2 0 और एक 10⁻⁻1 यहां पर बचेगा, तो कुल मिलाकर के यहां से 900 होगा, तो ये मिल जाएगा हमें 30, ठीक है। सो इनिशियल स्पीड जो बुलेट का है जिससे हमने फायर किया, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम यहां से फाइनल, है ना, 1 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद 40 जूल हो गया, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 हम लिख लेते हैं। तो बताओ यहां से ये जो v है ये कितना आ जाएगा, तो देखो यहां पर 40 आएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा है, तो 400 आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें फाइनल इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, और मैंने जैसे पहले ही बोला कि यहां पर हमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स लेकर के चलना है, तो जो बेसिकली रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा रहेगा, वो भी कांस्टेंट। तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, क्या वो जो कांस्टेंट रिटार्डेशन जो है, क्या उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली, है ना। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80, ये हमने यूज किया, राइट। फाइनल इज 20 मीटर पर सेकेंड, और जो इनिशियल स्पीड है ये कितना है, ये 30 है, प्लस एक्सेलरेशन यहां पे लिखा और ये लिख दिया हमने 1, ठीक है। सो एक्सेलरेशन अगर हम यहां से देखें, सो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें यहां से मिल रहा है। नेगेटिव साइन से ऑब्वियस सी बात है कि हम समझ गए कि ये रिटार्डेशन है ना। सो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट, राइट। ये सिचुएशन हमें दिया हुआ है। तो अगर हमें रिटार्डेशन पता है, हमें इनिशियल स्पीड भी पता है, और हमें डिस्टेंस यहां पर बताना है कि भाई कहां पर कितनी डिस्टेंस तो एटलीस्ट होनी चाहिए जिससे कि ये स्पीड जाकर के 0 हो जाए, है ना। तो बताओ कौन सा इक्वेशन हमें यूज कर लेना चाहिए? मेरे साथ सबको क्लियर है यहां पर। सो थर्ड इक्वेशन अगर हम यूज करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अगर इसको हम यूज करते हैं तो फाइनली 0 चाहिए। इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियल स्पीड है कितना, 30, तो ये हो जाएगा कितना, 900। फिर यहां पर लिखेंगे 2, एक्सेलरेशन की जगह -10, और यहां से ये हो गया s, है ना। तो इस s को अगर हम सॉल्व करें, सो इट इज 900 डिवाइड बाई 20, राइट। 900 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना, 45 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहां पर पूल मेंशन कर दिया गया है ना। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें वुडन ब्लॉक होता है, वुडन प्लैंक होता है जिसका कुछ थिकनेस वगैरह दिया जाता है, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, प्रोसीजर सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये आंसर बता सकते हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 1, ओके। तो चलो बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्या है देखो हमारे पास यहां पर तो अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेंडुलम है ना, और स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, उस स्ट्रिंग का लेंथ हमें दिया हुआ है कितना, 250 सेंटीमीटर। फिर बात करें द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 200 ग्राम, तो जो बॉब है उसका मास हमें दे दिया है कितना, 200 ग्राम, ठीक है। द बॉब इज पुल्ड असाइड अंटिल द स्ट्रिंग इज एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल एज शोन इन द फिगर, राइट। तो इसको 60 डिग्री इधर यहां पर लेकर के गए हम, और फिर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉब विल बी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इस बॉब के पास कितना आएगा, है ना, जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा उसके बाद कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये सिचुएशन हम जानते हैं कि
बेसिकली हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डील करते हैं तो यहां से जब हम रिलीज करेंगे और जब ये यहां पर आएगा, यहां से रिलीज किया और जब ये यहां पर आएगा तो उस टाइम पर क्या होगा, इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगा, राइट। तो वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, एल हमें दिया हुआ है। वैसे तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऑब्वियसली बात है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम उनका यूज करके हम इसको कर सकते हैं। वहां से बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी पता होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gl और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये मैक्सिमम स्पीड होती है। अगर इस तरीके क्वेश्चन अगर आता है तो हम सीधा ये हम यूज कर सकते हैं। थीटा हमें सीधा दिया है, एल हमें सीधा दिया है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम जाएं तो देखो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ना, और ये वाला जो लेवल है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों हम अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर इस बॉब के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg है, इसका वेट है, और दूसरा टेंशन है। टेंशन का वर्क डन है ना यहां पर 0 है, बिकॉज टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनमें जो एंगल है ऑलवेज कैसा है 90, तो उसका वर्क डन 0 आएगा, ठीक है। तो केवल किसका वर्क डन है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व हियर, राइट। तो चलो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम बात कर लेते हैं। तो अगर टोटल लेंथ मतलब यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ अगर मैं एल कंसीडर करूं, वो दिया हुआ है, ठीक है, और इसको सिंपल मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ होगा है ना, ये अपना कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। तो इन दोनों लेवल के बीच में ये जो डिस्टेंस बचा इट इज एल माइनस एल कॉस थीटा करेंगे, सो एल 1 माइनस कॉस थीटा ये बन जाएगा, ओके। सो अगर मैं यहां पर रेफरेंस फॉर रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहां पर 0 कंसीडर करें, ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? mgh, और h की जगह ये आ जाएगा, राइट। सो mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ये यहां पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट एंटायरली इनटू द काइनेटिक एनर्जी जब ये यहां पर आएगा, है ना। तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे mgl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन हमें लिखना है और m से m कैंसिल हो गया। बताओ यहां से ये जो v है, क्या ये फॉर्मूला हमारा बन गया है? इट इज 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी का वैल्यू अगर हम यहां पर जैसे मेंशन किया हुआ है तो 10 कंसिडर कर लेते हैं, और एल हमें 250 सेंटीमीटर यानी कि 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 ये हमने लिख लिया है। 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, सो कॉस 60 इज 1/2, राइट। सो यहां पर आ जाएगा कितना? 1/2, है ना। 1 माइनस 1/2 इज 1/2, राइट। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, और 1 0 ये एक ही हो गया और एक ही हो गया, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो निकल करके आ रहा है इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम डेफिनेटली दिमाग में रखेंगे, किस तरीके से हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जिस तरीके की भी क्वेश्चन है वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट। A body of mass 1 kg begins to move under the action of time dependent force। तो यहां पर एक 1 kg की एक बॉडी है हमारे पास जो कि स्टार्ट करती है, begins, है ना, to move the action of the time dependent force। फोर्स जो हमें टाइम डिपेंडेंट दिया हुआ है, ठीक है। I कैप जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स along x and y axis। The power developed by above force at the time t equal to 2 second will be। तो at t equal to 2 second, है ना, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर यहां पर बतानी रहेगी, राइट, क्योंकि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितनी है ऐसा हमसे बोला गया है, राइट। तो कैसे निकालें इंस्टेंटेनियस पावर? वैसे डायरेक्टली हम जानते हैं कि F डॉट V होता है ना, तो बस वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है इसको हमने लिखा F डॉट V, है ना, इस तरीके से, राइट। और यहां पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप ये हमें फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। अब हम यहां से क्या कैलकुलेट कर लें? अगर हम ये वेलोसिटी वेक्टर और निकाल लेते तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फोर्स तो हमें डायरेक्टली गिवन है, राइट। सो फोर्स वेक्टर अगर हमें गिवन है तो फोर्स वेक्टर को हमने लिखा क्या? इट इज टी आई कैप
और प्लस 3t² जे कैप, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज m इंटू एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन सॉरी मास जो है मैं वो कितना दिया हुआ है, सो इट इज 1 kg। तो अगर मैं एक्सिलरेशन वेक्टर भी अगर मैं लिखूंगा तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। सो ti कैप प्लस 3t² जे कैप, है ना, ये एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो इस एक्सेलरेशन वेक्टर को मैंने लिख लिया dv वेक्टर बाई dt, ठीक है, इस तरीके से लिखा। इट इज इक्वल टू ti कैप प्लस 3t² जे कैप, है ना, ये बन गया। सो dv इज इक्वल टू dt, इधर चला जाएगा, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे t इक्वल टू 0 से t टाइम तक का, और t इक्वल टू 0 पर कितनी स्पीड हमें लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 0 कंसीडर करनी है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो मतलब t टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं सीधा यहां पर लिखूं तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इधर आ जाएगा t² डिवाइड बाई 2 i कैप, और इधर बन जाएगा हमारा t³ जे कैप, है ना, ये इस तरीके से बन गया। तो वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाल लिया है, फोर्स वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इंस्टेंटेनियस पावर हमें मिलेगा। तो ये है हमारा फोर्स वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो यहां पर आएगा t³ डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इधर कितना मिलेगा, तो t³ तो इधर है और t² इधर है, तो t⁵ और ये 3 भी आएगा, ठीक है, और बस, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमें कौन से टाइम पर निकालना है, तो 2 सेकंड पे निकालना है, तो 2 सेकंड यहां पर पुट करते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 और यहां पर होगा 3 इंटू, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना बन जाएगा, तो t⁵ मतलब ये बन गया अपना 32, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 4 और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। द आंसर इज 100, ठीक है, 100 वॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनने वाला है दिस इज 100 वॉट, है ना। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कैसे हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाला, है ना, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर, है ना, और फिर लास्ट में हमने इंस्टेंटेनियस पावर लिखा F.V, राइट, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास M एंड लेंथ L, ठीक है, is placed on a horizontal surface such that 1/nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be. तो देखो किस तरीके का सिचुएशन है, पहले उस सिचुएशन की बात करते हैं। तो लेट्स से कि इस तरीके से चेन है या केबल है, ठीक है, तो वो हमने इस तरीके से कंसिडर कर लिया। यहां पर इसका जो हैंगिंग पार्ट, अगर टोटल लेंथ अगर हम L कंसिडर करते हैं, कैपिटल L जो कि दिया हुआ है, तो 1/nth पार्ट, है ना, वो क्या कर रहा है, वो हैंग कर रहा है, ठीक है। और कहीं पर यहां पर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह जो है वो नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी हमें यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, ओके। सो अगर इस सिचुएशन में अगर मान लो कि इसको हम रिलीज कर देंगे, मान लो कि यहां से पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, तब तो इस तरीके से ये रहेगा, है ना। लेकिन अगर इसको छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप ये स्लाइड कर जाएगा। क्यों स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि हैंगिंग पार्ट का जो वेट होगा वो उसको खींचेगा, है ना। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको हम ऊपर लेकर के, टू लिफ्ट दी हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू दी सरफेस। तो ऑब्वियस बात है कि हमें फोर्स लगा करके रखना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स लगाएंगे और उसकी हेल्प से इसको हम ऊपर लेकर के आएंगे, है ना। तो ये यहां पर सिचुएशन है। तो इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हमें किसका वर्क डन, टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, द वर्क डन शुड बी। तो जो फोर्स हम लगाएंगे, है ना, उसका कितना वर्क डन होगा। तो देखो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम इसको जल्दी से लेकर के आ गए, है ना, मतलब जोर से इसको खींच दिया तो इसका स्पीड वगैरह बढ़ गया, ऐसा कुछ सिचुएशन हमें कंसीडर नहीं करना है। इसको बहुत स्लोली हम ऊपर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, इसको स्लोली हम ऊपर लेकर के आ रहे हैं। मतलब जितना भी फोर्स हम लगा रहे हैं वो बेसिकली किसको बैलेंस कर रहा है, तो इसके इस चेन के ऊपर जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन से हैंगिंग पार्ट वाला जो चेन है, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उतना हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसको बहुत स्लोली टेबल के ऊपर हम लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का सिचुएशन है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इस केबल को या चेन को, ओके। तो मतलब या तो हम वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है,
अब एक बात मुझे बताओ कि जो फोर्स हम लगाएंगे क्या हमेशा सेम अमाउंट का फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा क्या? तो अब इसे बात है कि नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा हैंगिंग पार्ट टेबल के ऊपर आ जाएगा, है ना, तो उसके बाद मैं कम फोर्स लगाऊंगा क्योंकि कम हैंगिंग पार्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उतना ही लगाऊंगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन आ जाएगा विच विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें स्लोली इसको लेकर के आना है। सो अल्टीमेटली मैं सीधा सीधा यहां से बोल सकता हूं कि दिस फोर्स इज वेरिएबल, है ना, और कंटिन्यूअसली इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम सोचें कि ये फोर्स मतलब हम लगा कितने रहे हैं, कि जो हैंगिंग पार्ट है ना, उसका जो वेट है उतना फोर्स हमें लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब इस फोर्स का वर्क डन अगर नहीं निकाल करके, है ना, वो जो हैंगिंग पार्ट पर जो वेट लग रहा है, ठीक है, उसका वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो डिफरेंस केवल कितना सा आएगा, डिफरेंस केवल इतना सा आएगा कि इस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा और जो उसका वेट है उसका जो वर्क डन आएगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो हम किसी भी तरीके से हम mg से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल हमें एक नेगेटिव साइन हम नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आए, है ना, उसको तुम डायरेक्टली याद रखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना, ठीक। तो चलो हम कैसा यहां पर सिचुएशन लेते हैं। तो पहले हम किसी भी थोड़े टाइम के बाद हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स से कि इस तरीके से ये हमारा टेबल है और इसके ऊपर, है ना, ये क्या हो गया, सो हमारा चेन है ये, है ना, और ये इस तरीके से हैंग कर रहा है ना। तो कुछ देर के बाद अगर हम सिचुएशन यहां पर कंसीडर करें, सो लेट्स से कि ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ है x। तो बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक है ना। इस तरीके का ये सिचुएशन बन गया। तो अभी अगर इस सिचुएशन पर मैं देखूं तो ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका कितना वेट है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका वेट अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा m डिवाइड बाई l, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू g, और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है x, ठीक है। तो मतलब इस इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं तो इस इंस्टेंट पर जो मैं फोर्स लगाऊंगा इधर से उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। अब ये फोर्स लगा करके मान लो कि dx लेंथ जो है वो इस टेबल के ऊपर आ गया, ये फोर्स मैंने लगाया और dx लेंथ जो है वो टेबल के ऊपर आ गया। तो ये वाला जो फोर्स है इसका वर्क डन कितना हुआ, तो ये तो हो गया फोर्स और dx हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से हमने ऐसा लिखा। और इसको अगर हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द वर्क डन, ठीक है। x की अगर हम बात करें, है ना, तो स्टार्टिंग में x का जो वैल्यू है ना, तो फाइनली अगर हम इस तरफ से अगर हम वर्क डन लिख रहे हैं, है ना, इस तरफ से अगर हम वर्क डन लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में L बाई एन लेंथ जो है वो इस तरीके से हैंग कर रहा था, राइट। तो ऊपर जो पार्ट था वो पूरा का पूरा ये था, मतलब कुछ भी अभी हमने ऊपर नहीं खींचा था, राइट। तो जो स्टार्टिंग का लिमिट है, क्योंकि मैं इसी फोर्स का वर्क डन लिख रहा हूं तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 0, और यहां पर लिख देंगे L बाई एन, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं खींचा हमने, और जब पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जो लेंथ है ना, वो कितना खींच लेंगे हम, तो जो भी हैंग कर रहा था वो सारा का सारा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो बस यहां से अब इसका हमारा आंसर आ चुका है। mg डिवाइड बाई l तो कांस्टेंट है, इसका x स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट जब हम पुट करेंगे तो l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा। सो आंसर इज mg l स्क्वायर अपॉन 2 n स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय दिस। इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा इसको स्लोली टेबल के ऊपर खींचने में, है ना। तो इस रिजल्ट को तुम डायरेक्टली ध्यान रखो, है ना, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जब क्वेश्चन आए तो कुछ डेटा हमें दे दिया जाए कि भाई इसका लेंथ इतना है और इतना हैंग कर रहा है, तो सीधा हम इसको यूज करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। तो चलो इसी के बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है, सो ऑप्शन नंबर 2, ओके। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस बारे में है देखते हैं। अ स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेस्ड लेंथ L has a mass m with one end fixed to a rigid support, assuming spring to be made of uniform wire. The kinetic energy possessed by it if its free end is pulled with uniform velocity v. देखो किस तरीके का सिचुएशन है ना। पहले इसको हम यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर हम देखें तो
ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि भाई स्प्रिंग का एक एंड हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है ना, यूनिफॉर्म वायर का ये बना हुआ है ना, और इस एंड को कितनी वेलोसिटी दिया गया है, v वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हमेशा इसको v वेलोसिटी से खींचा जाता है। तो हमें बताना है कि ये जो स्प्रिंग है इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो क्योंकि इसका मास दिया हुआ है, इसका टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो L है ना, और इसका जो मास है वो M है। तो जैसे ये वाला जो एंड होगा इसके पास v वेलोसिटी है ना, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वेलोसिटी वो कम होता रहेगा, और इस एंड की अगर हम बात करें तो इसके पास 0 वेलोसिटी है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो मास भी है ना, वेलोसिटी भी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अब पूरी की पूरी स्प्रिंग के पास सेम वेलोसिटी नहीं है ना, सेम वेलोसिटी नहीं, इसके पास v है, इधर से जाने पर ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहां पर कितनी है, 0 है। तो हम सीधा सीधा तो नहीं लिख सकते, है ना, सीधा सीधा हाफ एम वी स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि पूरा का पूरा जो मास है m, है ना, उसके पास सबके पास v स्पीड नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि भाई यहां से ये वाला जो एंड होगा इधर, है ना, उसके पास कितनी स्पीड होगी, फिर उसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फिर टोटल का हमें कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो हम यहां पर, तो देखो यहां पर ये यूनिफॉर्म वायर है ना, इस तरीके का सिचुएशन हमें दिया हुआ है। तो ये जो वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रहा है कि भाई यहां पर वेलोसिटी 0 है और यहां पर इस एंड का जो वेलोसिटी है वो v है ना। तो ये जो वेलोसिटी है इट इज चेंजिंग लीनियरली, ठीक है, दिस वेलोसिटी इज चेंजिंग लीनियरली 0 से v तक, है ना, और लेंथ हमें कितना दिया है, l लेंथ हमें दिया है, ठीक है। तो किसी भी x डिस्टेंस पर या x लेंथ पर स्प्रिंग का जो एलिमेंट होगा जिसका थिकनेस अगर हम कंसीडर कर ले dx, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसकी वेलोसिटी की अगर हम देखें तो क्योंकि लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहां पर 0 है, तो x डिस्टेंस पर कितना होगा, सो v एज अ फंक्शन ऑफ x अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली मैं लिखूंगा v बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, कितना लिख लेंगे, v बाई एल इंटू एक्स, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है, ठीक। इसका मास अगर मैं dm कंसीडर करूं, ये जो dx लेंथ का हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है इसका मास अगर हम dm लेते हैं, सो dm वुड बी इक्वल टू m डिवाइड बाई एल इंटू dx। तो अब मुझे यहां पर बताओ कि ये जो एलिमेंट है, ये इतना सा पार्ट जो इस स्प्रिंग का है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी, एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी अगर मैं डी के लिखता हूं तो आई विल राइट हाफ इंटू डीएम इंटू ये v एज अ फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। सो हमने लिखा हाफ इंटू डीएम विच इज m बाई एल इंटू डी एक्स, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल के लिए हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, x इक्वल टू 0 तब है तब काइनेटिक एनर्जी यहां पर वाले एलिमेंट का 0 होगा, फिर इन सबको ऐड हम अगर हम करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू, लिमिट क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू l हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर बन रहा तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 आएगा, और यहां पर ये 2 रहेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर एल क्यू बनेगा, नीचे भी एल क्यू बन रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 1/6 mv स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो स्प्रिंग रहेगा उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दिस इज द आंसर 1/6 mv स्क्वायर, है ना। बच्चों तुम्हें पता भी होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हम एसएचएम में करते हैं जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, है ना। स्प्रिंग जिसका कुछ मास है उसके साथ एक ब्लॉक अटैच होता है, ठीक है, और फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हम इस तरीके से जब हम एनर्जी मेथड यूज करते हैं तो हमें स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी हमें किसी भी इंस्टेंट पर देखना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो उसी चीज से रिलेटेड है, राइट। तो चलो यहां पर जो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इसमें, अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट along x axis so that its velocity varies as v is equal to a root s, where a is constant and s is the distance covered by the body. All right.
The total work done by all the forces acting on the body in first t seconds after the start of the motion is। तो इस सिचुएशन में हमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो अब हमें टी टाइम में बताना है, ठीक है, कि भाई टी टाइम में सारे जो फोर्सेस है वो कितना वर्क डन करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो मतलब अगर हम बात करें कि टी टाइम में इसके पास कितना स्पीड वगैरह हो जाएगा, अगर इस तरीके का सिचुएशन हम निकाल लेते हैं, अगर वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो देखो v हमें एज अ फंक्शन ऑफ s हमें दिया हुआ है, v इज इक्वल टू a रूट s, है ना। ये इस तरीके से हमें यहां पर मेंशन किया गया है। तो अब इसको वेलोसिटी जो है, अगर मैं इसको लिख लेता हूं, क्या इसको लिख लेता हूं ds बाई dt, ठीक है, ds बाई dt, सो a रूट s, है ना। ये इस तरीके का सिचुएशन बन गया। तो अगर हम यहां पर s और t में अगर हम रिलेशन कैलकुलेट करें, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई t टाइम में हमें बताना है, ठीक है। वेलोसिटी हमें एज अ फंक्शन ऑफ s हमें दिया हुआ है, तो मतलब जब t टाइम होगा, है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा, अगर ये हमें पता चल जाएगा तो तब का स्पीड हमें पता चल जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, राइट। तो ये हम कर लेते हैं। तो यहां पर देखो हमने लिखा ds डिवाइड बाई रूट s दैट इज इक्वल टू a इंटू dt, राइट। इसको हमने कर लिया दोनों तरफ इंटीग्रेट, 0 टू t एंड 0 टू s, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो रूट s मतलब s रेस टू द पावर माइनस 1/2 हो गया, फिर उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो s रेस टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, तो नीचे 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब कुल मिलाकर के इधर आ रहा है 2 रूट s, राइट। और इधर अगर हम बात करें तो ये आ रहा है 80, है ना। तो जब t टाइम होगा, ठीक है, जब t टाइम होगा, या यहां से इस रूट s की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, हम 80 डिवाइड बाई 2 ये हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब t टाइम होगा, है ना, तो उस टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, 80 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ओके। सो यहां पर रूट s का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो v का जो वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज a को और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर t डिवाइड बाई 2, है ना। सो दिस इज v। तो जो वर्क डन होगा, है ना, सो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां से हमने देखा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना, t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 होगा तो स्पीड भी 0 होगा, राइट। तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिखना है, तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर, तो ये हम करेंगे, सो a रेस टू द पावर 4 और t स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा नीचे 4, तो ये आ जाएगा 8, है ना। सो m a रेस टू द पावर 4 t स्क्वायर डिवाइड बाई 8, m a रेस टू द पावर 4 t स्क्वायर डिवाइड बाई 8। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, है ना। तो इस तरीके से हमने किया है ना। सो थोड़ा सा वेरिएशन था कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हमें दिया हुआ था और उसके साथ साथ टाइम की फॉर्म में वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई कितना वर्क डन होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये इसमें वेरिएशन था, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज द नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g/2 upward as shown in figure. Work done by normal reaction on block in time t, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है और इसको हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा करके, ऑब्वियस सी बात है, और जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज g/2। तो इसमें हमसे नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, है ना, उसका वर्क डन हमसे पूछा हुआ है इन टाइम t, है ना। तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें, तो सिंपल अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स हमें पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट हमें पता होना चाहिए, तो वो दोनों चीजें हम देख लेते हैं कितना कितना है और फिर वहां से आंसर हम बता देंगे, ठीक है। सो पहली बात, अगर मैं ये पूछूं कि ये जो m मास का ब्लॉक है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगा, तो ऑब्वियस बात है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक की हमसे बात हो रही है, ठीक बात है ना। तो अगर इसका सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा m ब्लॉक,
है ना, और नीचे तो लगा इसका वेट और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, है ना। बताओ ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा। नॉर्मल फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो एन लगेगा वो कितना होगा। तो हमें पता है कि दिस ब्लॉक इज एक्सिलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सिलरेशन ऑफ g/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, अगर हम इसके फ्रेम से देखेंगे, हम स्यूडो फोर्स से देख सकते हैं, है ना। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे सो n माइनस एम जी इज इक्वल टू mg/2, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो वहां से ये जो n हमें मिल रहा है दैट इज 3mg/2, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आ गया। द सेकेंड सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें देखना है कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि देखो यहां पर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से फ्रेम से हमें वर्क डन निकालना। हम जानते हैं कि दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। हमें नहीं बोला गया है तो हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में यस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक m, कितना है ये हम निकाल लेते हैं। सो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सो वी कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। टाइम t में हमसे पूछा जा रहा है तो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन यूज किया, s इज इक्वल टू ut, तो इनिशियली 0 है और प्लस हाफ इनटू द एक्सेलरेशन इज g/2 और इनटू t स्क्वायर, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज gt स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर। नॉर्मल फोर्स भी कहां लग रहा है, ऊपर। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल जो थीटा है दैट इज 0, तो cos 0 1 आ जाएगा। तो सिंपल दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू 3mg और ये, है ना। सो 3mg स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 8, राइट। सो दिस इज द वर्क डन। और ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, सो द ऑप्शन नंबर 2, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली इजी है, केवल हम ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर ये एक्सेलरेशन है, नॉर्मल फोर्स सीधा सीधा mg ना लिख दें, ठीक है। इतना सा बस इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है यहां पर, तो डायग्राम हम देख पा रहे हैं कि m है ना, और कुछ एनर्जी दिया गया है, स्प्रिंग है, एक एंड फिक्स किया हुआ है, ठीक। A block of mass m as shown in figure moving with kinetic energy E compresses a spring through a distance 25 centimeter when its speed is half. The value of spring constant of used spring will be n into E Newton per meter for n. तो n का वैल्यू हमें बताना है। सिचुएशन क्या है, स्मूथ सरफेस है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और उसको काइनेटिक एनर्जी दिया गया। जब जो स्प्रिंग है जब वो नेचुरल लेंथ पर है उसको काइनेटिक एनर्जी दिया गया कितना, E, है ना। तो ये क्या करेगा, ऐसा करने पर ये स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो उन्होंने दिया कि जब ये 25 सेंटीमीटर चला गया अंदर, है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो मतलब कंप्रेशन कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर, तो उसका स्पीड हाफ हो गया। स्पीड अगर हाफ हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर स्पीड हाफ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/4, मतलब जो भी था इनिशियली उसका 1/4 रह गया, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गया। तो 25 सेंटीमीटर कंप्रेस कर देने के बाद ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, तो हमें बताना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ठीक है। तो एक बार बताओ कि जब ये ब्लॉक इधर जाएगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, तो वो कहां गई, है ना, वो काइनेटिक एनर्जी कहां जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है ये उसमें कन्वर्ट हो रही है ना। तो जब ये 25 सेंटीमीटर चला गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हुई, तो स्टार्टिंग में E थी और 25 सेंटीमीटर जाने के बाद E/4 रह गई, तो 3E/4, है ना, 3E/4 किस में कन्वर्ट हो गई, तो वो हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो बस यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे E माइनस E/4, ठीक है। इतना काइनेटिक एनर्जी, हाँ, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये रहा अपना 3E/4, ठीक है। के हमें कैलकुलेट करना है और यहां से अगर हम देखें तो हाफ इंटू के, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अपना 625 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो के अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है, के यहां से अगर हम निकालें तो देखो कितना आ रहा है ये, तो 2 से तो ये कैंसिल हो गया और 3E
3e डिवाइड बाई इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 इंटू 10⁴, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं 10⁻⁴, तो ऊपर ले जाएंगे इसको, तो यहां पर बनेगा 10⁴ कुछ इस तरीके से, ठीक है। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो n इंटू ई का वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना है वो देखो हमें कितना मिलेगा, तो दिस इज 10,000 है ना, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा, तो मतलब ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा है ना, सो 8 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 है ना, तो 24e, तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 24 है ना। n का वैल्यू हमसे पूछा है ना, सो n का वैल्यू कितना होगा 24, यहां से दिस वुड बी दी आवर आंसर। ओके, तो सिंपल सा, इसमें भी क्या है अपना मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा यहां पर, तो एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज किया है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या हमसे बोला जा रहा है। सो क्वेश्चन को देखने से साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहां पर एक कर्व दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो चलो क्वेश्चन के बारे में अब हम देख लेते हैं। गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ सिस्टम इन विच अ पार्टिकल इज इन वन डायमेंशनल मोशन while a conservative force fx acts on it, है ना, तो वन डायमेंशनल मोशन है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। सपोज दैट E मैकेनिकल इज इक्वल टू 8 जूल, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस सिस्टम इज, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें यहां पर बताना है, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी तो क्योंकि ओनली फोर्स अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या रहने वाला है, वो कंजर्व रहने वाला है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दी काइनेटिक एनर्जी, और वो उन्होंने बताया है कि वो 8 जूल है, ठीक है, वो 8 जूल है। तो चलो अब ग्राफ को हम देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस है उनको हम देखते हैं, और इनकरेक्ट कौन सा है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को अगर सबसे पहले हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई स्टार्टिंग में x इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 8 जूल है, x1 तक वो 8 जूल है, तो मतलब 0 से लेकर के x1 के बीच में अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी उन्होंने 8 जूल दिया हुआ है, और जो 0 से लेकर के x1 तक अगर हम देखें तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 8 जूल है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, x2 पर वो 0 हो जाता है, ठीक है, फिर वापस बढ़ता है ना, x3 पर ज्यादा होता है, फिर इस तरीके का वेरिएशन, और x4 के बाद अगर हम देखें तो x4 के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 6 जूल हो जाता है। इसका मतलब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 जूल हो जाएगा, क्योंकि टोटल 8 है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस। पहले ऑप्शन में बोला कि एट x ग्रेटर देन x4, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, बिल्कुल ठीक बात है ना। उसके बाद x4 के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना है 6, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 2 एंड इट इज कांस्टेंट, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, एट x लेस देन x1 काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोवेस्ट स्पीड। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि 0 से x1 के बीच में काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो पार्टिकल चलेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब स्पीड 0, मास तो कुछ है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्पीड 0 है, तो वो चल नहीं रहा है, ठीक है, वो नहीं चल रहा है उस सिचुएशन में अगर हम बात करें। लेकिन ऑप्शन में लिखा है एट द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोवेस्ट स्पीड, अरे मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट मूविंग, तो इसका मतलब दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। हम 3 और 4 को भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो एट x इक्वल टू x2 काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। x इक्वल टू x2 पे अगर हम बात करें तो यस, यहां पर जो सिचुएशन हमें दिया हुआ है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, तो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। तो फास्टेस्ट स्पीड है ना, और ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी है इस टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर एट x इक्वल टू x3 अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 जूल, x3 पर अगर हम देखें तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल है और मैकेनिकल एनर्जी टोटल 8 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी 4 जूल हुआ, तो ये भी सही बात है, ठीक है। सो इस वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 2, देयरफॉर हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट।
So this is the next. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius small r such that its centripetal acceleration is varying with time t as k square r t square, where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is given as. तो यहां पर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूम रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मतलब उसके एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। ओके, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है यहां पर कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें तो सेंट्रिपिटल है ना, जो भी फोर्स होता है ना, उसका एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करता है, राइट। हम ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा या जो वो फोर्स होगा उसका जो एक कंपोनेंट होगा, मतलब मैं कुछ इस तरीके का सिचुएशन बोलना चाह रहा हूं कि ये एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और लेट्स से इसके ऊपर एक फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट है ना। इधर वाला कंपोनेंट Fc लिख लेते हैं, इधर वाला कंपोनेंट Ft हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, बताओ इस Fc ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इसका वर्क डन कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0, है ना, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा और ये जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो इसका वर्क डन 0 होगा। लेकिन Ft का तो आएगा, है कि नहीं। तो बस यहां पर भी उसी तरीके का सिचुएशन है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रिपिटल वाला हमें दिया हुआ है। सो इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए सी या सिंपल ए जो लिखा है ना, इसको हम लिखेंगे v स्क्वायर डिवाइड बाई आर, राइट। सो हमने लिखा के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हमें स्पीड किसी भी टाइम टी पर इस पार्टिकल का कितना हुआ वो मिल गया के आर टी, राइट। ये हमें स्पीड मिल गया। तो ऑब्वियस बात है कि स्पीड इज टाइम डिपेंडेंट, तो देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें मतलब उसी से ही है, क्योंकि हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है, तो हमें सेंट्रिपिटल वाले से मतलब नहीं है, ठीक है, उसका तो 0 होगा। तो यहां पर अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के आर। इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना फोर्स है ना, वो हमें मिल जाएगा। सो Ft अगर मैं लिखूं तो इट इज m इंटू ए टी, देयरफॉर m इंटू के इंटू आर, ठीक है, ये टेंजेंशियल फोर्स, राइट। तो अगर मान लो कि हमें ये फोर्स से हमें क्या कैलकुलेट करना है, द पावर, ठीक है। सो फोर्स है हमारे पास स्पीड भी है कि भाई किसी भी टाइम टी पर कितना स्पीड है, ये भी हमारे पास है, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा हमें पावर अगर हमें देखना है तो ये मिल जाएगा Ft इंटू वी, ओके। सो एम के आर मल्टीप्लाइड बाई वी यानी कि के आर टी, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। ये ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा, है ना। तो थोड़ा सा एक ट्रिकी होता है ना। जनरली देखते ही हम आंसर 0 ना लगा दें, है ना, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो हमें दिया है ना, वहां से जब हमने स्पीड देखा तो इट इज टाइम डिपेंडेंट। तो फिर उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो टेंजेंशियल भी होगा, है ना। तो इस चीज को हम भूले नहीं, ओके। चलो तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x, it exerts a restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx square, where a and b are constant. The work done in stretching the unstretched rubber band by L is, है ना। तो अब रबर बैंड ले लो या स्प्रिंग टाइप का सिचुएशन ले लो, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है। तो जिस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं स्प्रिंग के केस में बिल्कुल वैसा ही है यहां पर अगर हम बात करें तो जो रबर बैंड के अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना, वो कुछ इस तरीके का है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की जब हम बात करते हैं तो F इक्वल टू kx, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस kx भी बोल सकते हैं, ठीक है। F इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो वहां से थोड़ा सा अलग है, बट द प्रोसीजर, द मेथड इज सेम,
ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहां पर कैलकुलेट करना रहेगा। तो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो वेरिएबल फोर्स के वर्क डन के लिए हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। तो फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स हमें दिया ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है, dx, है ना, इस तरीके से। और यहां पर अगर हम बात करें तो हम लिमिट्स लगा लेंगे, है ना। पहले अनस्ट्रेच था, फिर लेंथ L से उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, x उसमें कितना स्ट्रेच हुआ है यही हमें दिया हुआ है, ठीक है, x जो दिया है, तो ये हो गया 0 to L, ठीक है। सो आंसर इज इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये आ जाएगा AL स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा BL क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। इंटीग्रेशन है सिंपल सा और लिमिट हमें पुट करना है, फिर उसके बाद हमें आंसर देखना है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है इट इज ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो सिंपल सा इक्वेशन जिस तरीके से स्प्रिंग के केस में करते हैं बिल्कुल वैसा ही है ना, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, है ना। और देखें कि इसमें यहां पर कुछ तो हमें इस तरीके से कुछ पाथ वगैरह दिया हुआ है जिसपे पार्टिकल मूव कर रहा है, हाइट वगैरह दिया हुआ है ना। देखते हैं, अ पार्टिकल m मास दिया है 1 kg स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक AOC, फ्रिक्शन कहीं पर नहीं है, AOC तो मतलब ये ट्रैक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट A, हाइट 2 मीटर है, यहां से अगर हम देखें तो हाइट हमें दिया है इट इज 2 मीटर। आफ्टर रीचिंग C द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल, है ना। ये इस ट्रैक से ऐसे गया और फिर यहां के बाद तो ट्रैक है नहीं, तो कुछ स्पीड उसके पास रहेगा, तो उस स्पीड से ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन उसके बाद करेगा, ऐसा लिखा है, ठीक है। When it reaching its highest point P, है ना, तो यहां से तो निकल गया लेकिन उसके बाद ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, तो ये P पॉइंट हमें दिया हुआ है कि दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आने लग जाएगा, उसका हाइट हमें दिया है 1 मीटर, है ना। तो मतलब ये जो है इट इज 1 मीटर। ओके, the kinetic energy of the particle in joule is figure drawn is schematic and not to scale, take g is equal to 10 meter per second square, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, है ना, केवल इतना बताना है अपने को, ठीक है। तो यार यहां पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर, है ना, जब ये इस पर चल रहा था तो कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, एक तो mg लग रहा था, एक नॉर्मल लग रहा था, फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मल का जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, है ना। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनके बीच में एंगल 90 रहेगा, तो उसका वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली mg ही फोर्स है विच इज कंजर्वेटिव, ठीक है। जब ये एयर में चला गया तब तो नॉर्मल है भी नहीं, फिर तो केवल क्या लग रहा है, फिर तो mg लग रहा है। तो मतलब जो वर्क डन आ रहा है इस प्रोसेस में वो केवल कौन से फोर्सेस का आ रहा है, तो कंजर्वेटिव। सो द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। तो हम सीधा सीधा, है ना, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, सीधा इन दोनों के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा लेते हैं, राइट। भाई यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 था, ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये सॉल्यूशन में देख रहे हैं इसके हम, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो सिंपल अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम 0 कंसीडर करें, राइट, तो यहां पर कितना हो जाएगा mgh, है ना। m कितना है mgh, इस तरीके से हम लिखेंगे। सो m कितना है, m है 1, g को वैल्यू लेना है 10 और हाइट जो है वो 2 है, तो ये हो गया 20 जूल, ठीक है। यहां पर 20 जूल था। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां कितना है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो m यानी कि 1 इंटू 10, हाइट है 1 यानी कि यहां पर हुआ 10 जूल। ओके, बाकी कहां गया, है ना, यहां पर 20 था, ठीक है, घूम फिर के फिर यहां पर इस तरीके से आया, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 10, ठीक है। तो 20 से 10 हो गया, बाकी का 10 कहां गया, ऑब्वियस सी बात है कहां गया, काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी हमसे पी पॉइंट का पूछा जा रहा है, मेरे हिसाब से सब बच्चों को आंसर जो है वो क्लियर है। द राइट आंसर इज 10 जूल, है ना, 20 माइनस 10, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी एट पी पॉइंट अगर हम लिखेंगे सो इट इज 20 माइनस 10 यानी कि 10 जूल, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो 10 इसमें हमें लिखना रहेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है। ओके,
consider force F is equal to minus xi cap plus yj cap, so it is variable force. The work done by this force in moving a particle from point 1, 0 to 0, 1 along the line segment is, all quantities are in SI units. ठीक है, तो इस फोर्स के एक्सप्रेशन को देखते ही, ठीक है, हमें यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स हमें दिया हुआ है. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर दिया है तो हमें पाथ से मतलब ही नहीं है ना, हमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है. हम जो वर्क डन होगा वो वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा. पाथ से हमें कोई लेना देना नहीं है. तो उन्होंने लिखा है कि अलोंग द लाइन सेगमेंट लेकर के गए हैं. आप कैसे लेके जाओ, लाइन से लेके जाओ या पैराबोला से लेकर के जाओ, है ना, वर्क डन तो सेम आएगा. ठीक है, सो वेरिएबल फोर्स है, हमें वर्क डन निकालना है. तो देखो हम क्या करने वाले हैं, तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो वर्क डन इज अगेन इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds, इस तरीके से हमने लिखा. और ये जो ds वेक्टर है इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, dx i कैप प्लस dy j कैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. ठीक है, फोर्स वेक्टर हमने लिखा इट इज माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, dx i कैप प्लस dy j कैप के साथ. ऑलराइट, ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं और इनको सेपरेट कर लेते हैं. तो इसको लिखा मैंने माइनस ऑफ एक्स dx और प्लस y dy, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करते हुए इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया. अब कहां से कहां लेके जा रहे हैं, तो अगर हम x कोऑर्डिनेट कितने से कितना चेंज हुआ, तो पहले 1 था फिर 0 हो गया, तो ये हो गया 1 फिर हो गया 0. ठीक है, y कोऑर्डिनेट पहले 0 था फिर कितना हो गया 1, है ना, 1,0 से 0,1 लेकर के गए हैं, है ना. तो बस यहां से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये बना क्या, ये बन जाएगा अपना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2. फिर जब हम लिमिट्स पुट करेंगे 1 से 0 है, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो यहां से आ जाएगा कितना 1/2. अगेन यहां से भी कितना आएगा, यहां से भी आएगा 1/2. ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से वाई स्क्वायर बाई 2 हमें मिलेगा. ठीक है, यहां पर 1 से 0 है तो माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, तो 1/2 यानी कि इसमें जो आंसर आने वाला है अपना वो कितना आएगा 1. ऑब्वियस बात है कि वर्क डन निकाल रहे हैं जूल में, SI यूनिट्स में सब कुछ बोला हुआ था हमें. ठीक है, सो आंसर इज 1 जूल, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट. This is the next question. A person trying to lose weight by burning fat lifts a mass of 10 kg up to a height of 1 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. ठीक है, how much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up, है ना. तो मतलब वेट को एक पर्सन जो है वो उठा रहा है ना, फिर वापस नीचे लेके आ रहा है. तो जब नीचे लेके आ रहा है तो जो एनर्जी उसको डिसिपेट हमें कंसीडर करना है, मतलब वर्क डन हमें कंसीडर करना है कब, जब वो मास को क्या करता है, लिफ्ट करता है. ठीक है, तभी हमें वर्क डन मानना है. फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर केजी. 1 kg का जो फैट है उससे जो एनर्जी मिलेगा दैट इज 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल, ऐसा बोला गया है. Which is converted to the mechanical energy with 20% efficiency, है ना. और वो जो एनर्जी जो मिल रहा है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी केवल कितना है, तो 20% है. ठीक है, जी का वैल्यू हमें 9.8 कंसीडर करना है. ठीक है, और हमें बताना है कि वो कितना फैट जो है वो बर्न करेगा, हाउ मच फैट विल ही यूज अप. ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. ठीक बात है. तो मास है ना, कितने मास को, तो 10 kg मास को. ठीक बात है, 10 kg मास को 1 मीटर ऊपर लेके जाते हैं 1000 टाइम्स. तो कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ, तो पहले तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो वर्क डन हम लिख लेते हैं, दिस इज वर्क डन एंड इट इज इक्वल टू mgh लिखेंगे, है ना. सो m कितना हो जाएगा 10 इंटू g का वैल्यू 9.8 लेना है. ठीक है, 10 इंटू 9.8, और हाइट कितना है, हाइट हमें 1 मीटर का दिया हुआ है, बट ऐसा कितनी बार किया, 1000 टाइम्स, है ना. तो एक बार में इतना वर्क डन होगा, राइट. ठीक है, 1000 टाइम्स किया तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो गया. ठीक है, तो ये इतना वर्क डन हुआ, है ना, इतना वर्क डन हुआ. अब यहां पर फैट की अगर हम बात करें तो
1 केजी जो फैट है वो 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, जिसका 20% ही केवल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है, तो मतलब जो एनर्जी है, ठीक है, इतना हमने मैकेनिकल वर्क किया। ठीक है, सो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 केजी जो है वो इतना, तो हम मान लेते हैं कि m केजी मास जो है या m केजी फैट जो है वो हमने बर्न किया, तो हम ऐसे लिखेंगे m इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷ है ना। 1 केजी से 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल एनर्जी बनता है। ठीक है, सो m से कितना बनेगा, तो m से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका 20% ही हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 डिवाइड बाई 100 से। ठीक है, 20% एफिशिएंसी है, राइट। और अब ये इसको हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, कितना मैकेनिकल वर्क किया गया है, तो इसको हम इसके इक्वल हम पुट कर सकते हैं। सो 10 इंटू 9.8 है ना, इंटू 1000। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है ना, और इसके सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो यहां से अगर हम देखें तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो और भी फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 10⁻⁷ है ना, तो 10⁻³ तो ये गया, तो 4 बचा, एक यहां से भी गया, तो 10⁻³ बचेगा, उधर जाएगा तो 10⁻³ हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो m को फर्दर जब हम लिखेंगे तो देखो यहां से ये 2 से भी ये कैंसिल कर लेते हैं 5 टाइम्स। ठीक है, सो इट इज 5 इंटू 9.8 डिवाइड बाई ये हम करेंगे 3.8 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 10⁻³ से। ठीक है, ये इस तरीके का सिचुएशन हमारे पास यहां पर बन गया है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो यहां पर ये वाला जो वैल्यू है ये कुछ 13 के आसपास आने वाला है ना। ये 3.8 हो गया, ये 9.8 हो गया, 3.8 और ये 9.8 है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें किसके बराबर ये मिल जाएगा, 13 के आसपास हमें मिलेगा, राइट। तो 13 इंटू 10⁻³ के आसपास अपने को दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है ना, जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल उसमें इस रेंज के आसपास जो हमें आंसर नजर आ रहा है ना। सो इस वजह से देयरफॉर पूरा देखो है ना, एग्जाम में इस तरीके से हम एग्जैक्टली हम सॉल्व करें, क्योंकि जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है ना, जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे है ना, टाइम सेव करेंगे हम। ठीक, सो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिचुएशन समझ में आ गया होगा पूरा कि कैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था और कैसे हमें अप्रोच करना है, राइट। तो चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person pushes a box on a rough horizontal platform surface. ठीक है, he applies a force of 200 Newton over a distance of 15 मीटर। ठीक है, 200 न्यूटन का फोर्स है ना, 15 मीटर तक अप्लाई करते हैं। Thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with a distance to 100 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब 15 मीटर तक तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, 200 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद थक गया है ना, तो जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है वो कम होता गया, वो 200 से 100 न्यूटन हो गया, लीनियरली वो कम हो रहा है। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज 15 मीटर। इसका मतलब पहले 15 मीटर तक तो कितना है, 200 न्यूटन है, लेकिन जो नेक्स्ट 15 मीटर है उसमें जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, 200 से 100 हो रहा है। ठीक है, द टोटल, तो इसमें व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स इज। तो यार सिंपल, अगर इस क्वेश्चन को है ना अगर हम ग्राफ से अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि भाई इधर f ले लिया हमने, इधर x डिस्टेंस ले लिया। यहां पर अगर हम देखें तो पहले 200 न्यूटन का ये फोर्स है, ठीक है, कब तक, 15 मीटर तक। फिर क्या हुआ, ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है ना, और नेक्स्ट 15 मीटर में, तो मतलब अगर हम यहां से कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम कितना लिख लेंगे, इसको हम 30 लिख लेंगे। ठीक है, इसको कितना लिख दें हम, 30 लिख लेते हैं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ग्राफ की फॉर्म में। तो इसको हमने लिख दिया 30 मीटर। ठीक है,
और ये फोर्स कितना हो गया, तो ये हो गया 100 न्यूटन। अब वर्क डन हमसे पूछा जा रहा है, तो फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ है। अगेन हमें क्या देखना है, हमें एरिया देखना है, ठीक है। सो यहां से ये पहला तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो गया, ये अगेन ट्रेपेजियम हो गया। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं अंडर द कर्व, तो देखो पहला जो रेक्टेंगल है वो हुआ 200 इंटू 15, ठीक है, प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 100, सो 200 प्लस 100 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सो इट इज 15, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करते हैं, तो देखो ये तो कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। और यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 2 150 इंटू 15, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब 2250 ये बनेगा। सो 3000 प्लस 2250, सो दिस इज 5250 जूल, राइट। So the answer for this question is option number 2, 5250, है ना। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, है ना। दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट, है ना, क्योंकि एरिया वगैरह हम निकाल सकते हैं, लीनियरली वो डिक्रीज कर रहा है, तो वहां से एरिया निकाल लेना ग्राफ का हमारे लिए इजी रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट, क्या है इसमें, द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ 2 मोटर्स इज 3√x अपॉन √x प्लस 1। 2 मोटर्स का पावर का रेशियो हमें दिया है, that are capable of raising 300 kg water in 5 minutes and 50 kg water in 2 minutes respectively। एक मोटर तो क्या कर सकता है, 300 किलो पानी को कितनी यहां पर 5 मिनट्स, है ना, 5 मिनट्स में वो एक कहां से, फ्रॉम अ वेल ऑफ 100 मीटर डीप, है ना, एक वेल से, और जो कि 100 मीटर डीप है, वहां से लेकर के आ सकता है 300 केजी वाटर को इन 5 मिनट्स, ठीक है। और दूसरा जो है वो 50 केजी वाटर को इन 2 मिनट्स वो ला सकता है ना। तो उनकी पावर का और उनकी पावर का रेशियो ये है, तो हमें एक्स बताना है, ठीक है। तो मतलब रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जो भी रेशियो आएगा उसको हम उसके इक्वल पुट कर लेंगे, वहां से एक्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पावर अगर हम देखें तो किस तरीके से, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम से हम देख सकते हैं। तो यहां पर टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, ठीक है। सो अगर हम पहली मोटर के लिए पावर अगर हम P1 लिखते हैं, तो कितना वर्क डन, टोटल वर्क डन उसका कितना है, उसका टोटल वर्क डन अगर हम देखें तो 300 किलो पानी है, यानी कि मास हो गया, है ना, और mgh उसका वर्क डन होगा, ठीक है। सो 300 इंटू 10, और कितनी हाइट है 100, ठीक है। इतना वर्क डन है 5 मिनट में, ये इतना वर्क डन किया मोटर 1 ने, ठीक है। सो डिवाइड बाय टाइम अगर हम करेंगे, 5 मिनट्स हमने कर दिए, क्योंकि रेशियो ले रहे तो उसमें भी मिनट्स है, इसमें भी मिनट्स है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया P1। और P2 की अगर हम बात करें तो यहां पर है 50 इंटू 10, और यहां पर हो जाएगा 100, और इसका जो टाइम है इट इज 2 मिनट। तो इनका रेशियो अगर हम निकालें P1 बाई P2, P1 बाई P2, ठीक है। सो ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे 5 आएगा, है ना। ये 10 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं 300 और ये 2 ऊपर, और 50 इंटू 5 ये नीचे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, सो इट इज 12 डिवाइड बाई 5। रेशियो कितना आया, 12 डिवाइड बाई 5। अब वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 3√x अपॉन √x प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, है ना। तो अगर हम देखें तो 3 से ये तो 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 4√x प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 5√x, ठीक है। सो उधर लेकर के जाएंगे अगर हम, तो वो बनेगा कितना, यहां से ये बन जाएगा कितना, √x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा 16। और ऐसा अगर हम देखें, सो वी हैव ऑप्शन नंबर 4, जिसमें बिल्कुल 16 हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पावर का बेसिक फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, है ना, मतलब द रेट ऑफ वर्क डन
ठीक है। तो बच्चों हमें मेहनत बहुत अच्छे से करते रहनी है, ठीक है। मेहनत जब हम कर रहे हैं तो हमें कोई शोर नहीं मचाना है कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, मैं इतनी पढ़ रही हूं, है ना, ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें केवल अपना काम करते रहना है, ठीक है। बिल्कुल जमाना कुछ भी बोलता रहे, है ना, चुपचाप हम अपना काम करते रहें, ठीक है। क्योंकि जब सक्सेस मिलेगी वो तो सबको पता चलना ही है कि नहीं। तो यहां पर वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक दी नॉइस। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।